Assalamu alaikum. Continuing with the series of data structures, today we are going to start lecture number 9. इसमें सबसे पहले आपके पास मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का ये जो मेन पार्ट है, ये लास्ट चैप्टर में भी जो है वो डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे देखें, ये बता रहा है कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम लाइक प्रोसेस अगर रन कर रहा है, कोई प्रोसेस अकर हो रहा है वहाँ पे, तो वो सिस्टम में मेमोरी कितनी लेगा और किस हिसाब से लेगा। सबसे पहले पार्ट आता है कोड का। कोड वो होता है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने राइट किया हुआ है प्रोग्रामर ने। उसके बाद स्टैटिक डेटा। स्टैटिक डेटा जो है इसमें स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स और इस तरह की चीज़ें। स्टैक और हीप। अब स्टैक और हीप में दोनों में बस एक डिफरेंस है, बेसिकली मेन जो डिफरेंस होता है वो ये कि हीप जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में यूज़ होता है जब हमें पता ना हो एग्जैक्टली कि कितनी मेमोरी कब एलोकेट होनी है। तो रन टाइम पे जब साथ साथ ही मेमोरी एलोकेट हो रही हो तो तब हीप यूज़ होगा। अगर तो आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, लाइक वो डायनामिक नहीं है, तो तब जो है वो स्टैक मेमोरी एलोकेट करेगा और मेमोरी यूज़ करेगा सिस्टम में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैक लेआउट ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल। अब जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि स्टैक का एक यूजेज जो है मेन वो ये भी है कि ये इन फिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस की एवेलुएशन के अलावा हमें फ़ंक्शन कॉल में हेल्प आउट करता है। अब वो कैसे करता है वो यहाँ पे देखें। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ़ और एक है जी। अब फंक्शन एफ़ ने क्या करना है, इसने कॉल करना है फंक्शन जी को। तो देखें एट पॉइंट ऑफ कॉल मतलब यहाँ पे बिफोर कॉल, फॉर एग्जांपल ये एस पी आपके पास स्टैक पॉइंटर है। स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पैरामीटर्स जी पे, लाइक यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल और रिटर्न एड्रेस यहाँ पे है फंक्शन एफ़ का। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन क्या होगा कि यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स और रिटर्न एड्रेस प्रेजेंट हैं फंक्शन जी के। अब सिंपल क्या होगा कि क्योंकि ये वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स और ये सारा कुछ लोकल था फॉर दिस फंक्शन, इसलिए जैसे ही कॉल ख़त्म हुई, लाइक उसने फंक्शन कॉल कर लिया, सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो ये सारा देखें हम यहाँ पे आपको ना लोकल वेरिएबल नज़र आ रहे जी के, ना कुछ नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन जी था ये लोकल था टू द फंक्शन एफ़। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, ये जो पैराग्राफ है ना इसको आपने 2 to 3 टाइम्स एक बार ख़ुद भी रीड करना है। ये एमसीक्यू के लिए और आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखें वो कह रहा है कि अगर कोई वेरिएबल है, समझें एक्स, अगर तो हम उसको स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे किसी फंक्शन के अंदर, तो क्या होगा कि फर्स्ट सपोज अगर फंक्शन जी के अंदर आपने उस वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर किया है ना, तो आउटसाइड द फंक्शन जी वो वैलिड ही नहीं होगा, लाइक वो रिस्ट्रिक्टेड होगा टुवर्ड्स द फंक्शन जी जिसके अंदर वो स्टैटिक डिक्लेयर किया गया, ठीक है, कि वो बाहर और किसी फंक्शन कॉल या यूजेज के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल फॉर एग्जांपल एक्स इसको डिक्लेयर किया है किसी क्लास में, तो वो उस क्लास के तो सारे ऑल द मेंबर फंक्शंस जो हैं वो उसको अवेल कर सकेंगे, लाइक एक्सेस कर सकेंगे उस स्टैटिक वेरिएबल यानी कि एक्स को। अगर तो आपने उसको क्लास के अंदर किया है तो सारे मेंबर फंक्शंस कर सकेंगे। अगर आपने उस स्टैटिक वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप पे किया है तो क्या होगा कि वो उस पूरे प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शंस वगैरह यूज़ हुए हैं वो सब में जो है वो यूज़ किया जा सकेगा, ठीक है। अगर फंक्शन के अंदर आपने उसको स्टैटिक बनाया तो वो फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने उसको क्लास के अंदर बनाया तो सारे मेंबर फंक्शंस उस क्लास के उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने उसको लाइक आउटसाइड एनी क्लास और एनी फंक्शन बॉडी आपने बनाया है तो वो पूरा प्रोग्राम जो है वो उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे आपने अब एक बात याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई वेरिएबल अगर ग्लोबल स्कोप पे भी डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा फिर भी वो लाइक बाद में भी कभी एक्सेस किया जा सकता है? तो आंसर इज़ नो। कोई वेरिएबल है चाहे आप उसको ग्लोबल पे लेवल पे डिक्लेयर करें, लोकल पे, वो उस प्रोग्राम की लिमिट तक ही महदूद है, उसके अलावा वो और किसी प्रोग्राम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ग्लोबल स्कोप पे भी बेशक बनाया हो प्रोग्राम में वो सारा एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन आउटसाइड दैट प्रोग्राम है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गया क्यू। क्यू जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आइटम्स जो हैं वो एक साइड से इंसर्ट किए जा सकते हैं और दूसरे से रिमूव किए जा सकते हैं। स्टैक लीफो स्ट्रक्चर यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है, और जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको क्यू को इजीली अंडरस्टैंड करना चाहें तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन इमेजिन कि कोई बैंक है या इस तरह से कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे हमने क्यू बनानी है, लाइन बनानी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन सबसे पहले गया है वो सबसे पहले बाहर आता है, लाइक उसका जल्दी ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाती है जो भी उसने काम करवाना हो। और इसी तरह जब नए मेंबर आते हैं तो वो जाके फ़र्स्ट पे नहीं ऐड हो जाते बल्कि वो
एंड पे जो है वो ऐड होते हैं। तो क्यू भी सेम टू सेम वही है कि मेंबर्स जो हैं वो एंड पे जो है वो इंसर्ट की जाते हैं और दूसरे एंड से यानी कि फ्रंट से रिमूव होते हैं। तो दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है कि इसके कुछ ऑपरेशंस हैं, इन क्यू, डी क्यू, फ्रंट एंड इज़ एम्प्टी। अब एन क्यू जो है वो बेसिकली ऐड करेगा, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है कि कोई भी डेटा एलिमेंट है, ऐड करेगा कहाँ पे, रियर पे। रियर मींस बैक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्यू में भी जैसे अगर कोई हमने क्यू बनाई हो बैंक के सामने या कहीं भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइक कोई न्यू पर्सन जब आता है तो वो क्यू के एंड पे, लाइन पे एंड पे जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इन क्यू जो होगा वो हमेशा रियर पे होगा। डी क्यू में क्या होगा कि फ्रंट पे से एलिमेंट रिमूव होंगे, ठीक है। फ्रंट में क्या होगा, फ्रंट में जो है वो सिर्फ पता चल जाएगा कि फ्रंट पे कौन खड़ा है, उसको रिमूव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह इज़ एम्प्टी बताएगा कि कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो क्यू एम्प्टी होगी तो इज़ एम्प्टी ये जो मेथड है, फंक्शन है, ये मेथड जो है ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज़ फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है, अगर तो आपने कोई डेटा एलिमेंट रिमूव करना है ना लिस्ट क्यू में से, तो वो फ्रंट से रिमूव करना है। और अगर जब आपने ऐड करना है तो वो लास्ट पे, एंड पे ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू जो है वो लिंक लिस्ट की फॉर्म में दिखाई हुई है, आगे जाके हम देखेंगे कि वो एरे की फॉर्म में दिखाई होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिस्ट है आपके पास, लिंक लिस्ट, और यहाँ पे आपको क्यू दिखाई जा रही है। अब यहाँ पे डी क्यू करना है हमने 1 को, तो क्या होगा कि एज आई मैंशन कि जब डी क्यू ऑपरेशन जब यहाँ पे कॉल हुआ तो हमें पता है कि फ्रंट से हमने डी क्यू करना है, फ्रंट से रिमूव करना है, डिलीट करना है। तो ये 1 जो है वो डिलीट हो गया। अब फ्रंट पॉइंटर पहले 1 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, अब उससे अगले यानी कि 7 की तरफ करेगा। और यहाँ पे ये याद रखें कि रियर पहले जहाँ था अभी भी वहीं पे है, ठीक है। उसके बाद आ गया इन क्यू। फॉर एग्जांपल अगर इन क्यू 9 हम कर रहे हैं तो इन क्यू 9, यहाँ 9 की जगह जो मर्जी भी टीचर होता, तो इन क्यू जो वो है हमेशा क्यू के एंड पे, रियर पे होता है। तो यहाँ पे 2 के बाद हमने एक नया नोड बनाया लिंक लिस्ट में, और रियर जो है वो उसकी तरफ पॉइंट आउट करने लग गया, ठीक हो गया। अब डी क्यू में देखें, फ्रंट जो है वो पहले गेट मेथड से वैल्यू लेगा और उसको इंडेक्स में स्टोर कर देगा। फिर पी इज़ अ पॉइंटर टुवर्ड्स नोड क्लास, इसमें फ्रंट की वैल्यू जो है वो इसमें आके स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से जो पी हमने टेम्प्रेरी बनाया था, ये डिलीट पी हम दोबारा कर देंगे और एक्स की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ये हमने चैप्टर नंबर 6 में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह जैसे हम पुश करने में गेट फंक्शन यूज़ करते थे और पॉप करने में सेट, इसी तरह से हम इन क्यू लाइक डी क्यू करने में जो है वो गेट यूज़ करेंगे, और इन क्यू में क्या करेंगे, हम सेट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ देखें, पहले हमने क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट देखा था, अब हम देखेंगे क्यू यूजिंग एरेज। अब क्या हुआ है कि ये 1752, ये सीक्वेंस तो सेम ही है 1752। नीचे ये जो है ना 0 1 2 3 अप टू 7, ये आपको इंडेक्स दिखाए हुए हैं किसके, एरे के, ये एरे के इंडेक्स हैं। अब यहाँ पे देखें फ्रंट जो है वो 0 है, यहाँ पे ये जो 0 है ये कोई डेटा एलिमेंट नहीं है बल्कि ये इंडेक्स बताया हुआ है किसका, एरे का। और रियर जो है ये 3 है, अगेन ये इंडेक्स है किसका, एरे का। अब यहाँ पे इन क्यू करना है 6, तो हमें पता है कि इन क्यू लाइक ऐड, अगर हमने जब भी कुछ डेटा करना है, कोई भी एलिमेंट जब हमने ऐड करना है क्यू में, तो हमने रियर पे करना है, बैक पे करना है। तो पहले यहाँ तक था आपका एरे, ठीक है। अब यहाँ 6 जो है हमने ऐड कर दिया, पहले रियर 3 पे पॉइंट आउट कर रहा था, अब रियर 4 पे कर रहा है लास्ट पार्ट की तरफ। फ्रंट सेम है अभी। फिर अब समझें हमने एक और इन क्यू किया 8, तो पहले रियर 4 की तरफ था, अब 5 की तरफ हो गया, बाकी सारा कुछ सेम। अब हमने डी क्यू करना है, डी क्यू हमें पता है कि हमने डी क्यू हमेशा फ्रंट से स्टार्ट से करना होता है किसके, क्यू के। तो पहले फ्रंट जो था वो 0 की तरफ था ना, अब तो ये एलिमेंट ही जब रिमूव हो गया, ये ब्लॉक खाली हो गया, तो अब 1 की तरफ फ्रंट है, और रियर पहले भी 5 की तरफ था, अब भी 5 की तरफ है। इसी तरह अगेन डी क्यू करेंगे, 1 के अंदर जो डेटा एलिमेंट था, तो पहले फ्रंट 1 की तरफ था, अब फ्रंट 2 की तरफ हो गया। अगर ये भी रिमूव कर दें तो फिर फ्रंट 3 की तरफ हो जाएगा। अगर रियर में यहाँ पे 6 पे कुछ ऐड कर दें तो रियर 5 की जगह यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कि क्यू को हम एरे की मदद से कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखेंगे कि अगर हमने सर्कुलर एरे जो है वो इसकी ज़रूरत कब पेश आती है और जब आ जाती है तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें फिर भी कोई क्यूरी या एम्बिग्यूटी रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।